हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जो हैं पॉलिटिक्स की जो क्लास 12 की बुक्स हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो हम आज से हम लोग जो हैं पॉलिटिक्स शुरू करेंगे। और पॉलिटिक्स जो है वो बेसिकली हमारी 12th के अंदर दो बुक्स के डिवाइड है। एक है वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड अदर है इंडियन पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो बुक है वो ये वाली है। इसके अंदर हम जो बेसिकली जो है इसके हम वर्ल्ड की जितने भी पॉलिटिक्स अदर कंट्रीज़ के साथ हैं उनकी कैसे पॉलिटिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बेसिकली हम यूएस की मेनली पढ़ने वाले हैं। और जो हमारी नेक्स्ट बुक है इंडियन पॉलिटिक्स, उसके अंदर हम सिंस इंडिपेंडेंस मीन्स 1947 से लेकर आज तक की हमारी पॉलिटिक्स की जितनी भी ट्रेजेडी हुई है या जो भी हुआ है आज तक उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि पॉलिटिक्स जो है पॉलिटिकल साइंस जो हमारा जो बुक है उसका जब एग्ज़ाम होगा तो कितने मार्क्स का होगा। पॉलिटिकल साइंस, ओके। सो जो इसका एग्ज़ाम होगा वो होगा 80 मार्क्स का। बेसिकली 80 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर से जो 40 मार्क्स होंगे डिवाइड होंगे 40 के अंदर। 40 मार्क्स का जो पेपर होगा फर्स्ट जो डिवाइड होगा वो होगा हमारा इंडियन पॉलिटिक्स से आने वाला है 40 मार्क्स का पेपर। एंड जो अदर 40 मार्क्स जो बचे उनका पेपर आएगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक से। सो दोनों ही बुक बहुत ज़रूरी हैं और उनको बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो जो हम पॉलिटिक्स के अंदर जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उन्हें पता ही होगा कि बेसिकली डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इनके अंदर आपको ज़्यादा डेट्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको लीडर्स के नाम मिलेंगे जिनको आपको बेसिकली बहुत अच्छे से लर्न करना है। क्योंकि अगर आपको लीडर्स के नाम याद नहीं है तो आपके जो पॉइंट्स आप लिखेंगे एग्ज़ाम के अंदर उसके अंदर दिक्कत ये रहती है कि अगर आप लीडर्स या डेट मैंशन नहीं करते तो बहुत वियर्ड से लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास ज़्यादा नॉलेज ग्रैब नहीं है, आपके पास थोड़ी कहानियाँ पता है। तो कहानी के साथ साथ हम पॉलिटिकल्स के लीडर्स होंगे उनके नाम भी आपको एक जगह पे लिखते हुए चलना है। सबसे पहले आप अपने पास एक बुक और एक पेन रख लीजिए और जितनी भी बुक्स के अगर आपको कोई डाउट होता है उसको आप मेरे को कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। सो आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस की इंडियन पॉलिटिक्स का, चैप्टर 1, जो कि हमारा होगा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। चैलेंजेस। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो ये चैप्टर्स के फर्स्ट पेज की स्टार्टिंग अगर हम देखें तो इसके हमें दिखाई देता है कि हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले इंडिया जो है उससे इंडिपेंडेंस मिली है 15 अगस्त 1947 को। सो 1947 15 अगस्त को जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है उस टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं जवाहरलाल नेहरू। उस दिन वो मिडनाइट को दो कंट्रीज़ फ्रीडम मिली थी उनको, वो थी पाकिस्तान एंड इंडिया। तो 14 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे होता है वो पाकिस्तान का होता है एंड 15 अगस्त होता है इंडिया का। सो जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं एंड जो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जवाहरलाल नेहरू मिडनाइट को रेड फोर्ट के ऊपर एक स्पीच देते हैं जो कि बहुत मेन नाम है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ओके, सो इस नाम को आप याद रखना क्योंकि ये बहुत जगह पूछा जाता है और लोग बेसिकली इस नाम को भूल जाते हैं। ये 1 मार्क्स क्वेश्चंस में आ सकता है। ओके, सो ये जो है ये एक स्पीच है जो कि जवाहरलाल नेहरू मिडनाइट को देते हैं और इसके वो बताते हैं कि उन्हें जो ये फ्रीडम है, जो ये आज़ादी है वो बहुत संघर्ष के बाद मिली और वो चाहते हैं कि वो इस आज़ादी को आगे की पीढ़ियों के लिए कंटिन्यू रखें और कोई हमारे ऊपर आज के बाद डोमिनेंस ना कर पाए जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने करा। ओके, सो यहाँ पर अब हम देखते हैं जो इंडिया है अभी अभी वो रिसेंटली आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। सो 1947 को जब इंडिया आज़ाद हुआ है तो इस दिन टिल दैट डेट उसकी कंडीशन बहुत बेकार है। पार्टीशन की वजह से बहुत ज़्यादा दंगे फसाद चल रहे हैं पूरी कंट्री के अंदर, चारों तरफ वायलेंस है। एंड सेकंड थिंग हम देखते हैं कि जो पॉवर्टी है वो हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। पॉवर्टी की वजह से यहाँ पर हमारे यहाँ पर भुखमरी का वो आ रखा है, बंगाल के अंदर फेमाइन चल रहा है, फेमाइन की वजह से बहुत लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है जिसकी वजह से लोग जो हैं सो ट्रस्ट एंड डेस्टिनी के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू है वो यही कहना चाहते हैं कि वो इन सब चीज़ों को ओवरकम करेंगे और जो डेमोक्रेसी है उसे कंटिन्यू रखेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी जब पार्टीशन का टाइम है या इतना ज़्यादा वायलेंस वगैरह चल रहा है तो यहाँ पर इंडिया जो है वो कैसे ये सब टैकल करेगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स थी, अब यहाँ पर आने वाली है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी आने के बाद उसे क्या हम कंटिन्यू रख पाएंगे? क्या ऐसा होगा कि कोई और कंट्री हमारे ऊपर आकर डोमिनेंस करने लग जाए? तो ये जो ये कहानी है इस पूरी बुक के अंदर हम ये देखेंगे कि हमने कैसे ये जितने भी चैलेंजेस हैं इन्हें फेस करा। सो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे जो बेसिकली जो मेन 3 चैलेंजेस हैं जो हैं वो क्या हैं, 3 चैलेंजेस। ओके, सो ये आपको याद रखना है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि 3 चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है,
3 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, याद रखिएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 चैलेंजेस क्या हैं? तो सबसे पहला जो हमारा चैलेंज होता है वो था शेप ऑफ नेशन। शेप ऑफ नेशन मैं आपको बता देती हूँ क्या है। शेप ऑफ नेशन क्या हमें बताया जा रहा है कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर अभी तक 565 प्रिंसली स्टेट्स है। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब है यहाँ पर कि राजाशाही है। यहाँ पर जितने भी राजा लोग हैं वो अभी तक अपने अपने क्षेत्रों के अंदर शासन कर रहे थे। सो नाउ अब टाइम है कि हमें इन सबको यूनाइट करके इन्हें स्टेट के अंदर डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें किसी तरीके से सभी जितनी प्रिंसली स्टेट है उन्हें एग्री करना पड़ेगा कि वो इंडिया के साथ मर्ज हो जाए। लेकिन यहाँ पर बट ब्रिटिशर्स आर वेरी स्मार्ट। उन लोगों ने जो था इतनी आसानी से हमारे देश को छोड़ के चले गए, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर एक प्रपोज़ल रखा था प्रिंसली स्टेट्स के सामने। प्रपोज़ल ये था कि प्रिंसली स्टेट जो 565 हैं उनके सामने ये प्रपोज़ल रखा गया कि अगर आप चाहें या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लें या फिर आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकते हैं। और अगर 565 अगर हर जगह अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर देती है तो इंडिया जो है बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा और इंडिया का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, अब यहाँ पर मेन दिक्कत ये थी कि किस तरीके से हम 565 स्टेट्स को एग्री करें अपने साथ मर्ज होने के लिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी जो राजाशाही है उसे छोड़े। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा जो काम है ये दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि इस काम को करने के अंदर मेजर रोल अदा करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, सो इसके अंदर वो मेजर रोल प्ले करते हैं, इनका की रोल होता है जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। सेकंड चैलेंज है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हमारे देश के, जैसा कि आपने देखा जब ट्रस्ट विद डेस्टिनी जो स्पीच दी गई थी उसके ये बताया गया था कि हमें अपनी जो फ्रीडम है उसे आज़ादी को बरकरार रखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डेमोक्रेसी लानी होगी हमारे देश के अंदर, ताकि कोई और कंट्री हमारे पर आकर डोमिनेंस ना कर सके। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, लोकतंत्र। लोकतंत्र मीन्स हमें क्या चाहिए कि जो लोगों का ही राज हो, कोई एक पर्टिकुलर इंसान या कोई पर्टिकुलर पार्टी राज आके ना करे। ओके, ये था। एंड थर्ड जो हमारा चैलेंज है वो है डेवलपमेंट। अभी हमारी कंट्री की मैंने आपको बताया बहुत बुरी कंडीशंस थी, वायलेंस वगैरह था, पॉवर्टी है, गरीबी मतलब बहुत ज़्यादा है, भुखमरी है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पीछे हो चुकी हैं, एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा पीछे हो चुका है, हर चीज़, और हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, हमें डेवलपमेंट करनी है, किसी तरीके से अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है ताकि हम किसी और कंट्री पर डिपेंड ना हो। तो हमारा 3 मेजर, आपने 3 चैलेंजेस पढ़े जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक आता ही है मैक्सिमम टाइम, तो आप इसे अच्छे से याद कर लें कि 3 चैलेंजेस कौन सा, शेप ऑफ नेशन जिसके हमें इंडिया को यूनाइट करना है, डेमोक्रेसी जिसके हमें यहाँ पर इलेक्शन करवाने हैं, डेवलपमेंट जिसके हमें गरीबी हटानी है। ओके, सो अब हम आगे जाके क्या देखते हैं, हमारा जो मेन, अब हम देखेंगे कि जो इंडिया की आज़ादी के टाइम की स्टोरी, कि जब 15 अगस्त 1947 को क्या सीन था, क्या ऐसा हो रहा था हमारे पूरे देश में। ओके, सो हमारी बुक्स के अंदर आपको बहुत सी फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगी और साइड में कुछ स्टेटमेंट्स भी मिलती हैं आपको, जो कि आप देखते हैं, जिसके बताया गया है कि जो स्टेटमेंट्स के बताते हैं कि उस टाइम पे क्या हालात थे हमारी इंडिया के। ओके, सो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन कैसा रहा था। ओके, सो पार्टीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, उसमें 2 टॉपिक आएंगे जिसके अंदर से हम पहले पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन का मतलब है जब इंडिया, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, इसके हम देखेंगे कि इंडिया एंड जो पाकिस्तान है वो किस तरीके से डिवाइड हुए। इंडिया एंड पाकिस्तान क्यों डिवाइड हुआ, ऐसा क्या हो गया जो हम लोगों को इन 2 कंट्रीज़ को डिवाइड करना पड़ गया, क्यों हिंदू मुस्लिम अलग हुए। तो इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन जो मैं आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पर ओवरव्यू देती हूँ जिससे आपको आसानी होगी कि इंडिया का क्या होता है। हमारे यहाँ पर पहले एक ही पार्टी थी कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के अंदर मुस्लिम एंड हिंदू सभी लोग मिलकर रहते थे। लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम बाद जब गांधी जी को जेल होती है और कुछ टाइम बाद जो भारत है वो आके देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने अपनी एक मुस्लिम लीग पार्टी बनाई थी। मुस्लिम लीग के अंदर क्या चल रहा था वहाँ पर, वो मुस्लिम लीग कहती थी कि हमें अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड रखी, वो कहते थे कि उन्हें यहाँ पर इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे। अब ये बात कितनी सही है और कितनी गलत, कि उन्हें इक्वल राइट्स थे या नहीं, ये बात पे नहीं जाते, हम यहाँ जाते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे पहले, जो जितने भी कांग्रेस के लोग थे उसके अगेंस्ट थे, कुछ लोग उसके साथ भी थे कि हाँ पाकिस्तान को अलग कंट्री बना देना चाहिए। मुस्लिम लीग इसी बात पे अड़ी रही और उन्होंने डिमांड करी पाकिस्तान की। कुछ टाइम बाद जब पता चलता है कि हाँ अब फाइनली इंडिया आज़ाद होने वाला है, तो जो मुस्लिम लीग के लीडर थे
मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने बोला कि हमें चाहिए, और गांधी जी ने जब डिनाई करा इसके लिए तो 14 अगस्त 1947 को बहुत ज़्यादा दंगे फसाद शुरू हो गए, दंगे फसाद होने लगे। उससे पहले भी बहुत दंगे चल रहे थे लेकिन वो इतने ज़्यादा वायलेंट नहीं थे, तब 14 अगस्त को हो गए। 14 अगस्त को बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया, एंड गांधी जी ने फाइनली डिसाइड करा कि अब सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ही बिगड़ चुकी है, और अब हमें किसी ना किसी तरीके से इसे संभालने के लिए पाकिस्तान को अलग ही करना होगा। जो ये पार्टीशन है, ये आज तक की वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल पार्टीशन है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से लोग मारे गए थे इस पार्टीशन के टाइम पे। ये पार्टीशन जो था, इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल था। ओके, सो पाकिस्तान जो है वो अभी आज़ाद होने की डिमांड उसकी पूरी होने वाली है। तो क्या होता है, डिसाइड किया जाता है कि 14 अगस्त 1947 को और 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट पे इन दोनों के क्या होगा, इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड होंगे दो कंट्रीज़ के अंदर। जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो वहाँ पर एग्रीमेंट साइन होता है। एग्रीमेंट जब साइन हो रहा होता है तो वहाँ पर दो ऐसी जगहें होती हैं जो कि एकदम सस्पिशियस होती हैं, जिसके बारे में मतलब रहस्यमय है कि ये जो है उस टाइम तक टिल मिडनाइट तक ये सस्पेंस होता है कि लाहौर एंड जो बंगाल है वो किसके एरिया में है, वो पाकिस्तान के साथ है, इंडिया के साथ है, ये बात जो थी। एंड जम्मू कश्मीर भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, जो कि सस्पिशियस था उस टाइम तक। तीन ऐसी जगह थी बिल्कुल सस्पिशियस थी, जिसका नहीं पता था कि ये किस साइड जाएंगी। ठीक है, सो लाहौर जो था वो पहले पंजाब का हिस्सा था हमारे इंडिया के, लेकिन पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान का हिस्सा होता है। तो इसके क्या है, जब ये सस्पिशियस होती हैं तो पूरी कंट्री डिवाइड हो जाती है, सब लोग खुश होते हैं, लेकिन लाहौर और बंगाल और जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं पता होता कि वो इंडिया के साथ है पाकिस्तान के साथ। जो हिंदू होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि हम इंडिया के साथ हैं, जो मुस्लिम लीग के लोग होते हैं वो सोचते हैं हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ टाइम बाद पार्टीशन जब वो हो जाता है उसके भी कुछ टाइम बाद तक, कुछ घंटों तक सस्पिशियस रहता है, लेकिन उसके बाद डिक्लेयर कर जाए कि लाहौर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक का नाम रखा जाता है वेस्ट बंगाल जो कि इंडिया का हिस्सा होगा, ठीक है, और एक का नाम होगा ईस्ट बंगाल, ठीक है, जिसको हम आज के करंट डेट के अंदर किस नाम से जानते हैं वो आप मुझे बताएंगे कमेंट के अंदर। ओके, सो जम्मू कश्मीर जो होता है वो इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया जाता है। ओके, लेकिन उसके अंदर से भी जो मुस्लिम लीग के लोग होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत से मुस्लिम लीग के लोग मतलब रहते थे, तो उन्होंने कहा था कि हमें ये हिस्सा पाकिस्तान के अंदर चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, जिसके बारे में आप 370 के बारे में भी आपने सुना होगा, वो इसके ऊपर लगाई जाती है इसलिए। ओके, सो लाहौर और बंगाल के बारे में जब पता चलता है तो लाहौर और बंगाल के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाता है फ्यू आवर्स नोटिस के अंदर क्या है कि वहाँ पर जितने भी लोग रहते थे जैसे लाहौर था, लाहौर के अंदर जितने भी हिंदू या सिख लोग थे उन लोगों को नोटिस दिया गया कि आपको कुछ ही घंटों के अंदर आपकी जो भी ज़मीन है, जो भी घर है, उसे छोड़ के या तो आप इंडिया चले जाइए या फिर आप पाकिस्तान में ही रुक जाइए। अगर आप पाकिस्तान में रुकते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आप ज़िंदा बचेंगे या नहीं, लेकिन अगर आप इंडिया है तब भी कोई गारंटी नहीं कि आप ज़िंदा बचेंगे या नहीं। तो यहाँ पर जब ये बात होती है कि लाहौर से, तो क्या करते हैं लोग, फ्यू आवर्स का नोटिस होता है, बहुत ज़्यादा हबड़ा तबड़ी मच जाती है पूरे देश के अंदर, समझ नहीं आता कि किसे कहाँ जाना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग अपनी ज़मीनों को एंसेस्टर्स मतलब जब कि उनके पूर्वजों की ज़मीन है, बहुत पुरानी, कितने सालों से वहाँ रह रहे हैं, वो ज़मीनों को वहीं पर छोड़ के अपने घर परिवार को लोग यहाँ छोड़ के दूसरी कंट्रीज़ के शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स थे कुछ, वो पाकिस्तान जा रहे थे, और पाकिस्तान के जो हिंदू लोग थे वो इंडिया के अंदर आए थे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, जैसे कि आप सोचिए कि किसी की जो फैमिली है वो पाकिस्तान में सेटल्ड है, ठीक है, लेकिन उसका जो कोई भी चाइल्ड है वो काम कर रहा है हमारे लिए इंडिया के अंदर उसने अपना मतलब वो सेटल हो रखा है, और उसकी जो फैमिली है वो पाकिस्तान में सेटल है। अब जब डिस्प्लेसमेंट का टाइम आया तो क्या हो गया कि पूरा का पूरा फैमिली जो थी पाकिस्तान में रह गई, कुछों की जो बच्चे थे वो सारे के सारे हिंदुस्तान में रह गए। तो इसके ऐसे करके बहुत सी फैमिलीज़ अलग हो गई, बहुत से लोग अपने लोगों से अलग हो गए। ईस्ट बंगाल की साइड भी सेम सीन था, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल के अंदर की जो मुस्लिम जो लीग के लोग थे वो ईस्ट बंगाल की साइड चले गए, जो हिंदू के साथ थे या फिर जो इंडिया के साथ थे वो वेस्ट बंगाल में आ जाते हैं। ओके, सो जब ये पार्टीशन होता है तो इतना पेनफुल होता है। यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करने में हमें और चीज़ देखने मिलती है कि जो बॉर्डर्स होते हैं, जस्ट लाइक देयर इज़ अ पाकिस्तान, देयर इज़ अ बॉर्डर एंड देयर इज़ अ इंडिया। ओके, सो बॉर्डर पे क्या था, जब इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा था तो यहाँ पर कैंप लगाए गए थे छोटे छोटे,
जिसके अंदर क्या था कि अगर आप यहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हैं और आपको नहीं, आप यहाँ पर जा नहीं पा रहे दंगे फसाद की वजह से, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर जो लोग आर्मी वगैरह के हैं वो आपकी हेल्प करेंगे कि आप यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर सकें। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये कैंप हिंदुओं का है और ये वाला कैंप मुस्लिम्स का है, तो यहाँ पर इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था हिंदू मुस्लिम्स के बीच में कि मुस्लिम लोग आके हिंदुओं का कैंप चला देते थे, उन लोगों को मार देते थे, उनकी वुमेंस के साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, रेप हो रहे थे, मर्डर्स हो रहे थे। और जो मुस्लिम और जो हिंदू लोग थे उन्होंने इसका बदला लेने के लिए मुस्लिमों के कैंप चला दिए, उन लोगों के साथ वो करा गया। कुछ जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कंडीशन देखी जाती है बुरी वुमेंस की देखी जाती है, उनके साथ डिसऑनर के लिए उन्होंने यहाँ पर क्या था कि जो लोग थे वो अपना धर्म मतलब लोगों स्त्री मतलब जितनी वुमेंस थी उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे। धर्म परिवर्तन का मतलब है कि वो क्या करते थे, मुस्लिम लोग ज़बरदस्ती हिंदू लोगों से शादी करते थे और हिंदू की जो वुमेंस थे उनको ज़बरदस्ती मुस्लिमों से शादी करवाई जा रही थी ताकि वो उन्हें अपनी साइड कर सकते। कुछ जो लेडीज़ थी उन्होंने अपना ऑनर, अपने आप को बचाने के लिए, अपना ऑनर बचाने के लिए उन्होंने क्या करा, उन लोगों ने जो अपनी पूरी फैमिली को अपने साथ और ख़ुद भी जहर खा के मर गए। ऐसी बहुत सी हमें कहानियाँ देखने को मिलती हैं उस टाइम पे। ओके, सो ये जो ये कंडीशन है इससे पता चलता है कि उस टाइम की कंडीशन कितनी बुरी रही होगी, कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट का टाइम था, इसलिए जो टाइम था इसे बहुत पेनफुल कहा जाता है। वहाँ पर अगर आपने बहुत सी मूवीज़ देखी होंगी, आपने बहुत सी जगह पे सीन सुने होंगे कि क्या होता था कि पाकिस्तान से ट्रेन भर के लाशों की आती थी हिंदुओं की और इंडिया से ट्रेन भर के जाती थी मुस्लिमों की लाशों की। तो इतना पेनफुल सीन था, इतनी ज़्यादा ड्रामेटिक सीन चल रहा था यहाँ पर कि समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से हम कंट्री को हैंडल करें। और इसी टाइम पे ही लोगों के अंदर इतनी गरीबी, इतना सब कुछ था और यही टाइम था कि हमें अपने चैलेंजेस भी कंप्लीट करने हैं, पार्टीशन को भी संभालना है और किसी तरीके से हमें डेमोक्रेसी भी कंटिन्यू रखनी है। ओके, सो अभी हम जो आगे का जितनी भी वीडियो है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए आप ये वीडियो देखें और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। अगर आपको मोर वीडियोस चाहिए देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको आगे की फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू।